हेलो एवरीबॉडी, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अथर्वा जीएस कॉरिडोर या अथर्वा आईएएस पीसीएस कॉरिडोर में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से नए सिरे से सारी चीज़ों को अपने चैनल पर कंटिन्यू कर रहा हूं और अब लगातार सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी जिससे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो सके। साथ के साथ मैं आप सभी लोगों को यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल का नाम स्टडी विद सुधाकर था, जिसे मैंने चेंज करके बदल करके अथर्वा आईएएस पीसीएस कॉरिडोर कर दिया है, जिसे जीएस कॉरिडोर के रूप में भी जाना जा सकता है। ख़ास करके जीएस कॉरिडोर करने के पीछे कारण यह है कि इसमें पूरी तरीके से जीएस के सारे सेगमेंट को आपके सामने रखा जाएगा, वह किसी भी परीक्षा को लेकर के हो। और प्रमुख रूप से इसमें जो चीज़ें होंगी वह जीएस की थोड़ा सा बेहतर सेगमेंट की चीज़ें होंगी, जिससे आपको अच्छे से अच्छा मैटर अवेलेबल हो सके और क्लास अवेलेबल हो सके। साथ के साथ जो भी लोग मेरे YouTube चैनल पर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल, उन सभी लोगों का तो वेलकम है। पुनः साथ में मैं सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, जिससे सब्सक्राइबर थोड़ा सा मूव करें, मोटिवेशन मिले। और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हम जीएस के सेगमेंट को लेकर के चलेंगे। साथ के साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि इसमें जीएस का वह सेगमेंट होगा, सारे पोर्शंस होंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो चाहे एक दिवसीय परीक्षा हो कोई भी या अन्य आप सिविल का एग्ज़ाम दे रहे हो। सिविल में भी प्रीलिम्स लेवल की चीज़ों को लेकर के शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे हम सिविल की, खास करके पीसीएस आदि की मेंस की कक्षाओं को भी शुरू करेंगे। और साथ में आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ही इसमें हिंदी साहित्य ऑप्शनल विषय के भी क्लासेस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आप सभी लोगों से, अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में अगर किसी भी परीक्षा में आपको जीएस में महत्वपूर्ण अंक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अंक चाहिए, नंबर चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक टारगेट के रूप में आप सभी लोग रखिए कि जल्दी से थोड़ा सा अचीव हो सके एक नंबर जो चाहिए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। अब आते हैं, बात करते हैं कि मैं सुधाकर सिंह बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने आऊँगा। आर सुधाकर खास में अगर बात करें तो हमारी जो शुरुआत होगी वो 2 विषयों के साथ होगी। मैंने अपनी इसमें मैपिंग की कक्षाएं डाली थी, विश्व के जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनकी मैपिंग की कक्षाएं थी। आप सभी लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की, उसके लिए शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। साथ के साथ अब जो कक्षाएं शुरू होंगी वो पर्यावरण को लेकर के शुरू करेंगे हम, पर्यावरण विषय के साथ, जो आपके आने वाली पीसीएस की परीक्षाएं हो, आरओ की परीक्षा हो, या यूपी में होने वाला प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट हो यानी पैट हो, या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण की कक्षा होगी, साथ में एक और सेगमेंट लेकर के चलेंगे। तो चलिए आज पर्यावरण विषय के बारे में हम खास करके कुछ आपके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण। कौन सा टॉपिक है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर हम करेंट अफेयर्स की चीज़ों को छोड़ दें, समसामयिक घटनाक्रम को, पर्यावरणीय घटनाक्रम को छोड़ दिया जाए, तो एक बेसिक जो फार्मूला होता है, जो पिछली समय में घटित घटनाएं हैं, पीछे वक्त में जो घटनाएं घटित हुई हैं, या कोई भी सम्मेलन हुआ है, आयोजन हुआ है, या कोई भी क्रियाकलाप पर्यावरण से संबंधित हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को जानना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यह देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रमुख रूप से अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा जिसे आपको जानना है, पर्यावरण एवं विकास, यानी पर्यावरण के साथ वर्तमान में
लगातार विकास कैसे किया जा सकता है? पर्यावरण एवं सतत विकास। यानी कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो सतत विकास की अवधारणा को हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, लगातार विकास की चीज़ें कैसे रन कर रही हैं। तो पर्यावरण के साथ सतत विकास की अवधारणा को देखेंगे। दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है इकोसिस्टम का, यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, तो दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा वो होगा पारिस्थितिकी का। इसके बाद तीसरा बायोडाइवर्सिटी से संबंधित चीज़ों को हम देखेंगे। अगर बात किया जाए तो तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के बाद अगर आगे देखा जाए तो पूरी तरीके से इन 3 चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैव विविधता के बाद जो अगला आपका महत्वपूर्ण चैप्टर आता है वो है हरित गृह प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव है? हरित गृह प्रभाव। और अगर बात करें तो इसी में हम क्लाइमेट चेंज को या जलवायु परिवर्तन को भी देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, यानी अगर बात करें तो हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, इन दोनों सेगमेंट को हम देखेंगे। साथ के साथ इसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करें तो ओजोन डिप्लेशन, दैट इज़ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण, ओजोन परत का क्षरण। क्षरण का मतलब होता है कटाव, थिकनेस में कमी आना। ओजोन जो गैस की लेयर है उसके जो मोटाई है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित कोई सम्मेलन हुआ है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 5 चैप्टर हैं जिसको हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं अगले चैप्टर्स की, अगर हम बात करें सामान्य तौर पर, तो अगला आपका ये नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, जस्ट इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला जो आपका चैप्टर है वो है फॉरेस्ट वन एवं वन्य जीव एवं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एवं वन्य जीव, यानी वन एवं वन्य जीवों से संबंधित चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला है इम्पॉर्टेंट अभयारण्य और जैव रिजर्व। अभयारण्य एवं जैव रिजर्व। दोस्तों, अगर चैनल की चीज़ें बेहतर लगेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे आगामी वीडियो की आपकी सूचना मिल जाए अपलोड होते ही। साथ में अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइएगा चैनल। थोड़ा सा चैनल आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि उम्मीद करूंगा मैं कि आप इसे मोटिवेट करके आगे बढ़ाएंगे। तो अभयारण्य और जैव रिजर्व के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इससे पहले अगर बात किया जाए तो हम देख लेंगे प्रदूषण। प्रदूषण और वैकल्पिक ऊर्जा। ऊर्जा चैप्टर में हम वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में देख लेंगे। तो इस प्रकार से ही अगर देखा जाए सामान्य रूप में, साथ में लास्ट जो 10 चैप्टर में है वो है जल संरक्षण। अब दोस्तों फ्रेंड्स,
एक चीज़ जानो आप सभी लोग कि सामान्य तौर पर अगर हम इस 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, अगर इन 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें और तैयार कर लें तो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी बेसिक और करंट की इंफॉर्मेशन है सब इसी से जुड़ी रहती है और पूरी तरीके से आप 100% प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों, इन सारे चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक एक करके मैं सारे वीडियोस डालूंगा, कंटिन्यू आपके वीडियोस पढ़ेंगे जो आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे खास करके अगर देखा जाए तो मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस बेहतर लग रहे हैं और टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर के चलूँगा जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेहतर सहूलियत मिल सके। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को हम शुरुआत करेंगे। ये 10 चैप्टर हैं और इन 10 चैप्टर की चीज़ों को हम कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत कर देते हैं। आपके पहले चीज़ों को लेकर के अगर बात किया जाए तो पहले चैप्टर से ही आपकी शुरुआत कर देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए। अगर सबसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर को मैंने बताया कि पर्यावरण एवं सतत विकास। तो पहला आपका जो चैप्टर है वो है पर्यावरण एवं सतत विकास। पहला आपका चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो अगर हम पर्यावरण की अवधारणा को लें तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि पर्यावरण है क्या। तो एक सामान्य सी चर्चा में मैं अगर कहूँ तो हमारे चारों तरफ फैला हुआ सारा आवरण, यानी परि प्लस आवरण, हमारे चारों तरफ जिसने चारों तरफ हमें ढक रखा है, उस सभी चीज़ों को हम पर्यावरण कहेंगे। यानी सामान्य रूप में बात किया जाए तो चाहे वायु से संबंधित चीज़ें हों, स्थल से संबंधित चीज़ें हों या जल तंत्र से संबंधित चीज़ें हों, इन सारी चीज़ों से हम ढके हुए हैं। तो इन्हीं सभी सारी चीज़ों को मिला करके हम इसे क्या नाम देते हैं? पर्यावरण, यानी हमारे चारों तरफ का आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण, यानी जिससे हम पूरी तरीके से क्या हैं? ढके हुए हैं, हम पूरी तरीके से इससे आच्छादित हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के इसके अंतर्गत दो सेगमेंट चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। एक तो जैविक घटक दिखाई देगा, दूसरा अजैविक घटक दिखाई देगा। यानी आपके पर्यावरण में एक तरफ बायोटिक कंपोनेंट्स होगा, दूसरी तरफ अबायोटिक होगा। ये जिसे हम भौतिक घटक भी कहते हैं। यानी सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो भौतिक घटक के रूप में भी जाना जाता है। किसे? अजैविक घटक को। इसे हम भौतिक घटक भी कहते हैं। तो एक तरफ आपका जैविक घटक है, दूसरी तरफ अजैविक घटक है। अब जैविक घटकों में अगर बात करें तो जैविक घटक में पादप घटक और जंतु या जीव घटक शामिल हो जाएगा। यानी पादप का मतलब हुआ कि अगर बात करें तो यहाँ पर वनस्पति, पेड़ पौधे आदि। जंतु में अगर बात करें तो जीव, वन्य जीव, मानव और अन्य जो भी जीवित हैं।
यानी जैविक घटक के दो पार्ट आप देखें, एक तरफ पादप घटक, और पादप घटक में भी वनस्पति आदि आ जाएगा, पेड़ पौधे आदि आ जाएंगे। जंतु घटक में जीव हो गया, मानव हो गया, जीव का मतलब वन्य जीवों से है। इसके अलावा अगर और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीज़ें भी आ जाएंगी, वो जैविक घटक का हिस्सा हो जाएगा। अजैविक घटक में अगर हम चर्चा करें तो अजैविक घटक में आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, तीन सेगमेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से तीन सेगमेंट है अगर बात करें तो? जल, वायु और स्थल। यानी स्थलीय घटक हो जाएगा, वायु प्रणाली हो जाएगी और जल घटक हो जाएगा। यानी भौतिक घटक में जल, वायु, स्थल जैसी चीज़ें आ जाएंगी जो अजैविक घटक है। साथ में साथ अगर इसी अजैविक घटक की बात किया जाए तो इसमें ऊर्जा भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण है। इसके दो घटक आपने देखे, जैविक, अजैविक या भौतिक घटक। जैविक घटक में पादप या वनस्पति, जंतु और जीव, मानव आदि। अजैविक घटक में जल, वायु, स्थल, ऊर्जा आदि। अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़े कैसे हैं? अगर हम मनुष्य हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के शरीर चलेगा नहीं। जल चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं क्या हैं कि अब इसे कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों की जो अंतर क्रिया है और उसका जो सम्मिलित रूप है वही पर्यावरण है। दोस्तों एकदम समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि जैविक अजैविक घटकों को जो अंतर क्रिया है, अंतर संबंध है, वही हमारे चारों तरफ फैला हुआ है और वही हमारा पर्यावरण है, यानी हमारे चारों तरफ का आवरण है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने सारी चीज़ों को आपको रखा। क्या ये पर्यावरण की अगर बात किया जाए तो पर्यावरण की सारी चीज़ें किस प्रकार से आपके चारों तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं इसके बाद धारणीय विकास या सतत विकास। दूसरा जो आपका लिखा गया था कि सतत विकास, इसी को हम धारणीय विकास भी कहते हैं। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं धारणीय विकास की अवधारणा के बारे में। यानी सतत विकास क्या है, शब्द से ही एकदम पहचानिएगा, एकदम क्लियर शब्द है सतत विकास। सतत का तात्पर्य हुआ पूरी तरीके से लगातार। यानी सतत विकास की अवधारणा का यह तात्पर्य हो गया, यह मतलब हुआ कि लगातार चलने वाला विकास, सस्टेन रहने वाला, एकदम स्थिर रहने वाला, लगातार। यानी ऐसा विकास जो लगातार चले। अब इस सतत विकास की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? इसके तहत यह कहा जाता है कि पूरी तरीके से एक ऐसा विकास हमें चाहिए जो लगातार चल रहा हो। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रकृति ने, अगर हम बात करें प्रकृति की, नेचर की, तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। यानी प्रकृति ने हमें मुफ्त में, बिना परिश्रम के
कुछ गिफ्ट दे रखा है, उपहार दे रखा है। भाई गिफ्ट ही है। अब ऊपर वाले ने यानी ईश्वर ने अगर हम मान लें सृष्टि का निर्माण किया तो हमें कुछ गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट में प्रकृति के द्वारा दिया गया जो उपहार है उसमें क्या क्या आ जाएगा? जल। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके बिना मनुष्य का जीवन या किसी भी पादप या वनस्पति का, जिसे हम कहते हैं जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन का अंश है, इसके बिना वह संभव नहीं है। जल हो गया, वायु हो गया और आपका स्थल हो गया। ये सारी चीज़ें साथ में हैं। अब ध्यान दिए, जल, वायु, स्थल, ये सारी चीज़ें दी। स्थल में हमें क्या दिया? विभिन्न प्रकार के खनिज। भाई खनिज धातुएं तो स्थल खंड में ही पाई जाती हैं, आसमान में तो उगत है नहीं, ना किसी पेड़ में उगती हैं, ये स्थल में ही है और नेचर ने दे रखा है, प्रकृति ने दे रखा है। और भाई किसी को लग रहा हो कि पेड़ पौधे पे खनिज पाया जाता है तो वो खनिज दूसरा है या मिनरल्स दूसरे हैं। जो खनिज तत्व पाए जाते हैं वो ज़मीन में ही पाए जाते हैं। साथ में अगर बात करें धातुएं भी हैं। इसके अलावा आपका जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन भी हमें कहाँ मिलता है? खनिज में मिलता है, स्थल में मिलता है। अब जीवाश्म ईंधन क्या है? भाई मन में विचार आया होगा कि जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? तो जीवाश्म ईंधन का तात्पर्य हो गया कि पूरी तरीके से जो पृथ्वी के नीचे दबा हुआ ईंधन है, जो किसी न किसी चीज़ के अवशेष से बना हुआ है, जैसे ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अब है क्या वो, चाहे खनिज हो या जीवाश्म ईंधन हो, इनकी मात्रा क्या है? सीमित है। मात्रा क्या है? सीमित है। भाई असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, यानी बहुत अधिक मात्रा इसकी उपलब्ध नहीं है। अब अगर ये मात्रा सीमित है तो इस सीमित मात्रा की अगर बात किया जाए तो अगर लगातार हम इसका प्रयोग करते रहे और अधिक से अधिक निकालते रहे, इसका दोहन करते रहे, एक शब्द होता है दोहन का मतलब प्रयोग करना, निकाल के उसे यूज़ कर लेना, इसका अधिक दोहन हुआ तो क्या होगा? एक समय में ये समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब यह समाप्त हो जाएगा तब मुझे दोस्तों ये बताओ कि क्या बाद के लिए यह बचेगा? इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मेरे प्रिय दोस्तों, समझना फ्रेंड्स, कि अगर किसी भी एक बकेट में या घड़े में या बॉटल में आपने पानी भर के रखा है, अब आपके पास वही 20 लीटर पानी है या 10 लीटर सुराही में पानी है, तो ऐसे समझो उसके बाद आपको ये लगे कि कर्फ्यू लग गया है, अब आपको पानी नहीं आएगा, पानी नहीं मिलेगा। अब उस 20 लीटर पानी को आप जितना तेज़ी से यूज़ कर लेंगे, पी लेंगे या समाप्त कर देंगे, उसके बाद आपको पानी के लिए परेशानी होगी। सेम यही प्रक्रिया है आपके पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन हो या पृथ्वी पर पाया जाने वाला शुद्ध जल हो या आपका अगर बात करें ये सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट या उपहार दे रखा है। अब अगर यह सभी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो हमारे बाद वाली जो पीढ़ी होगी, यानी हमारे जो बाल बच्चे होंगे, ठीक है, आपके जो बाल बच्चे होंगे, उनके लिए यह सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक और छोटा सा उदाहरण समझो कि जैसे हमारे जो ग्रैंडफादर रहे होंगे, बाबा दादाजी वगैरह रहे होंगे, क्या उन्होंने कभी सोचा था, इस पर विचार किया था कि आने वाले समय में हमारे जो नाती होंगे या हमारे ग्रैंडसन आदि होंगे वो पानी खरीद करके यूज़ करेंगे, पिएंगे? नहीं सोचा था, क्योंकि हर नदियों का पानी एकदम स्वच्छ था, हर तालाब का पानी एकदम चमक रहा था, शुद्धता के
उसमें लिमिट थी। ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा था, ज़मीन के नीचे पाया जाने वाले जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, सभी जगह उपलब्ध था। आज की डेट में नदियों का पानी पूरी तरीके से प्रदूषित है, तालाब का पानी प्रदूषित है, ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला भूगर्भ जल काफ़ी जगह पर प्रदूषित हो चुका है, या तो उसकी मात्रा तेज़ी से कम होती चली जा रही है। अब मात्रा तेज़ी से कम होती चली जा रही है तो विभिन्न देशों में या कई प्रदेशों में कई स्थानों पर पानी की किल्लत हो चुकी है, पानी नहीं मिल रहा है। अब अगर पानी ना मिले तो भैया पियोगे क्या? पीने के लिए पानी चाहिए, दैनिक जीवन के लिए, सुबह शाम की दैनिक दिनचर्या के लिए पानी चाहिए। भाई गुसल खाने में बैठे हैं तो पानी के बिना काम चलेगा नहीं। नहाने के लिए पानी चाहिए, भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धुलने के लिए पानी चाहिए, सारी पानी की उपलब्धता चाहिए। तो आने वाले समय पे आज हम पीने के लिए पानी क्या करते हैं? खरीदते हैं। 20 रुपया लीटर आप प्यार से खरीदते हो। और कई बार गांव में आप जाते हो तो देखते हो कि पता लगता है 5000 लीटर पर भैंस ही नहा रही है। पंपिंग सेट लगा करके भैंस को धुला जा रहा है, पाइप से पानी से पूरा घर धुला जा रहा है, फर्श चमकाई जा रही है। और उसी 20 लीटर के हिसाब से अगर आप गांव से